Hi, welcome at Commerce Students Hub. Our motto is to learn accountancy and commerce subjects by clearing all basic concepts. Today's topic is Good morning my dear friends. Welcome once again in my YouTube channel Commerce Students Hub. मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का स्वागत है मेरे कॉमर्स स्टूडेंट्स हब में, जहां आपको क्लास 12 की अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज की क्लासेस दी जा रही हैं और क्लास 11 की अकाउंट्स। तो आप सभी प्लीज इसका अटेंड करें, एंजॉय करें और पढ़ाई पर थोड़ा फोकस बढ़ाएं। और कैसे बढ़ाना है, इस वीडियो को हमने पहले ही जारी कर दिया है कि कैसे आप अपने कामों में मन लगा सकते हैं। आप उस वीडियो को नीचे दिए गए लिंक पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनपीओ का न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस। मतलब कि हम आज जो करने जा रहे हैं वो सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, और उसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं पिछला जो हमने पढ़ा था। सबसे पहला कि एनपीओ क्या होता है। एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिसका किसी भी तरीके से प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव नहीं हो। मतलब दिस आर द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप विद द इंटेंशन ऑफ नॉट मेकिंग प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, विद द इंटेंशन ऑफ ओनली टू प्रोवाइड सर्विस, टू प्रमोट देयर कल्चर, रिलीजन, टू प्रमोट देयर एजुकेशन वेलफेयर स्कीम्स एंड टू मेनी थिंग्स which will help in develop in social development। मतलब और भी जो काम जो सोशल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है वो ये एनजीओज जो करते हैं उनको हम कहते हैं एनपीओ। आपने देखा होगा कहीं कहीं पर जहां पर फ्लड वगैरह आ जाता है या तूफान आ जाता है तो आप देखते होंगे तुरंत एक रेस्क्यू टीम चला आता है। ठीक है, वो एक होता है जो लोकल रेस्क्यू टीम होता है, जो आसपास के इलाकों में ही कुछ लोग होते हैं जो अपना ऑर्गेनाइजेशन बना के चला रहे होते हैं पीपल को सर्विस देने के लिए। और एक होता है गवर्नमेंट की तरफ से होता है रेस्क्यू टीम, जो थोड़ा टाइम लगता है आने में उनको भी। तो ये जो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट से हटके पर काम गवर्नमेंट के लिए करते हैं, गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स को पब्लिक के सामने फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, उन्हें कहते हैं एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। काम गवर्नमेंट का है पर करते दूसरे लोग हैं, इसीलिए उसका नाम रखा गया है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इन एनजीओ का भी कोई मोटिव नहीं होता कि प्रॉफिट अर्निंग करना है। ठीक है, उनका सिर्फ सर्विस होता है, उनका सिर्फ एक मोटो होता है कि हमें सर्विस देना है। अब हमने बताया था कि एनपीओ में जब प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं है तो हम हो सकता है कि इसमें किसी भी तरीके का मतलब ऐसा क्या होता है जैसे कि एनपीओ रन करता है। फिर क्योंकि बिजनेस को रन करने के लिए हमें पैसा चाहिए, हमारा जो अंदर इंटेंशन होना चाहिए वो प्रॉफिट अर्निंग का होना चाहिए, बट एनपीओ में ऐसा नहीं है। तो एनपीओ रन करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो आपको बताया गया था एनपीओ को रन कैसे किया जाता है। उनको जो फंड मिलता है वो किस रूप में मिलता है, आपको बताया गया था कि पहला एंट्रांस और एडमिशन फीस उन्हें मिलता है। फिर उसका बताया गया था आपको डोनेशन बताया गया था, सब्सक्रिप्शन बताया गया था, लाइफ मेंबरशिप फी बताया गया था और जो स्पेशल फंड्स होते हैं वो बताया गया था। ठीक है, तो ये 5 और गवर्नमेंट ग्रांट से, तो ये 5-6 चीजें हैं जो एक जरिया है एनपीओ को रन करने के लिए पैसा कलेक्ट करने का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि एनपीओ जो है वो क्या क्रिएट करते हैं। मतलब वो अपना पोजीशन को पता करने के लिए कि इस पूरे साल में उन्होंने क्या खर्चा किया है, अब उनके पास एट द एंड ऑफ द ईयर क्या एसेट क्या लायबिलिटीज, मतलब पूरा एक मॉनेटरी फॉर्म में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है मॉनेटरी वैल्यू के फॉर्म में जो एसेट्स और लायबिलिटीज अब रह गए हैं एक साल के एंड में, वो कैसे पता करते हैं। वो जो है 3 तरह के अकाउंट्स तैयार करते हैं, स्टेटमेंट तैयार करते हैं। एक होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और जो तीसरा होता है वो है बैलेंस शीट। क्या होता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फिर होता है बैलेंस शीट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बताओ कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है कि इट इज द समरी ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस एंड ऑल द इंटायर एक्सपेंसेस एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर।
आइदर दैट पेमेंट इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर और अ नेक्स्ट ईयर। मतलब कि जो एक्सपेंस है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है एक समरी बुक है, समरी अकाउंट है, जिसमें एक पूरे साल में कितना हमने पेमेंट किया है और कितना हमने रिसीव किया है। ठीक है, चाहे वो हमारा पिछले साल का क्यों ना हो या फिर अगले साल का क्यों ना हो, इस साल हमने क्या किया है, अगले और पिछले, चाहे कोई भी किसी भी तरीके का रिसीप्शन पेमेंट होता है इस साल में, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। और फिर कैपिटल हो या रेवेन्यू, हर तरह के रिसीट्स और एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या, सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें क्या होता है, इसमें जैसा कि आपको बताया रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हमने देखा था कि उसमें इस ईयर के दौरान जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है, चाहे वो प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग के लिए हो या फिर नेक्स्ट ईयर के एडवांस के लिए हो, उन सभी चीजों को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के को ही क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंस और इनकम को ही रिकॉर्ड करता है। ठीक है, और इसमें कैपिटल नेचर के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, रिसीप्ट्स या पेमेंट, उसको रिकॉर्ड नहीं करता है। सिर्फ डेप्रिसिएशन को छोड़ के जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, बाकी सारे जो होते हैं कैपिटल रिसीप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंसेस, वो सभी चीजें इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। और दूसरा चीज ध्यान रखने वाली चीज ये है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब करंट ईयर के लिए तुमने कितना खर्चा किया है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलता है वो प्रीवियस ईयर का भी होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का भी पेमेंट हमने इसी साल किया है, तो वो प्रीवियस ईयर का भी होता है। और नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस पेमेंट भी हमने इसी साल किया है और उसका भी रिकॉर्ड होता है। और करेंट ईयर का तो होता ही होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि सिर्फ जो 2000, जैसे मान लीजिए हमारा सेशन चल रहा है 2018-19, तो सिर्फ 2018-19 ठीक है के दौरान जो ट्रांजैक्शन होता है सिर्फ उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और उसके लिए जो ट्रांजैक्शन होता है 2018-19 के लिए, ना ही पास्ट का ना ही नेक्स्ट ईयर का, दोनों ही माइनस किए जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसका एडजस्टमेंट कैसे होता है हम आपको पहले बता चुके हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाकर, और फिर अभी दोबारा हम सिखाएंगे। ठीक है, स्टेप वाइज स्टेप सब कुछ चलेगा। ठीक है, इसके बाद है आपका कि ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, जिसमें ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम्स आर क्रेडिटेड। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं और जितने भी इनकम्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका कि बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट उससे पहले जान लें कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जैसे हम बनाते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसमें से एक वैल्यू जाता है जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। वो वैल्यू क्या कहलाता है, या तो वो नेट प्रॉफिट होगा या फिर नेट लॉस होगा। ठीक उसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी क्या होता है, सरप्लस एंड डेफिसिट। जो ये सरप्लस होता है वो कहां जाता है, कैपिटल फंड, बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में प्लस होता है। ठीक है, और जो ये डेफिसिट होता है वो कैपिटल फंड के बैलेंस से माइनस किया जाता है। सरप्लस का मतलब होता है कि हमारा इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से, और डेफिसिट का मतलब है एक्सपेंस ज्यादा है इनकम से। इन बातों को ध्यान में रखकर ही क्वेश्चंस को आगे हम कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, फिर इसके बाद है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या हुआ, वो जितने भी सरप्लस और डेफिसिट थे उसकी ट्रांजैक्शन हमने कर ली। अब मुझे यह उसमें देखना पड़ेगा कि ओपनिंग कैपिटल फंड है या नहीं। अगर ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं है तो आप बिजनेस रन कैसे कर रहे हैं, मतलब आपको कैपिटल उसमें होना जरूरी है। ठीक है, तो हम इसको निकालने के लिए, इसका फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट
बनाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ईयर 2018 और 19 का, तो 2018 का जो 1 अप्रैल है वो एक बिजनेस के लिए पहला ओपनिंग बैलेंस होगा। उस दिन जो हमारे पास जो बैलेंस है, मतलब 31 मार्च 2018 को जो हमारे पास बैलेंस बच गया क्लोजिंग के नाम से, अगले साल वो हमारा ओपनिंग बैलेंस के नाम से होता है। ठीक है, वही चीज अब जब वो ओपनिंग बैलेंस के नाम से है तो हमें वही ओपनिंग बैलेंस को शीट तैयार करना है, जिससे हमें यह पता लग सके कि ओपनिंग कैपिटल फंड क्या है। तो आपको बताया था मैंने, ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने का फॉर्मूला होता है कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, जो बैलेंस अमाउंट आएगा हमेशा ध्यान रखिएगा कि एसेट्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो एसेट्स में से माइनस करेंगे लायबिलिटीज को, तभी जाकर हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड आएगा। और फिर ओपनिंग कैपिटल फंड में हम एंट्री करेंगे क्या चीज, बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट जो हम तैयार करेंगे उसमें हम ओपनिंग कैपिटल फंड जो यहाँ अमाउंट आएगा उसको डालेंगे। और फिर यदि हमारा कोई नेट मतलब सरप्लस है तो उस सरप्लस को हम इसमें ऐड करेंगे और डेफिसिट को माइनस करेंगे, डेफिसिट होता है तो। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे डोनेशन वगैरह आता है उसको हम इसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना है। बैलेंस शीट आपको बता दो बैलेंस शीट क्या है। तो बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो क्या है। यह एक तरह से समझ लीजिए कंक्लूजन पार्ट होता है किसी भी फर्म के लिए, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर एसेट्स कितना है, फिर देखते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर लायबिलिटीज कितना है हमारे पास। ठीक है, और फिर टैली करते हैं इन दोनों के बीच में, और फिर कोशिश करते हैं इस चीज से कंक्लूजन निकालकर कि कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं। अगर डेफिसिट हुआ है तो कैसे हम उसको सुधार सकते हैं, सरप्लस हुआ है तो और कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये चीजों को उसमें देखा जाता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब जब हम जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं उससे पहले हमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो करना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या क्या है। सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, इसके बारे में हमें समझना होगा। ठीक है, इसके बाद आपको समझना होगा सब्सक्रिप्शन को। सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ये दो चीजों की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपको समझना होगा। ठीक है, और एक समझना होगा फंड। ठीक है, इन तीनों की एडजस्टमेंट हम कैसे करें बैलेंस शीट तैयार करते समय, क्योंकि अगर ये तीन चीजें ही हैं जो हमें प्रॉफिट अर्निंग की बैलेंस शीट से डिफरेंशिएट करता है। मतलब आपसे बताया गया था आपको कि जो प्रॉफिट अर्निंग बैलेंस शीट होता है, मतलब प्रॉफिट अर्निंग जो फंड्स होते हैं उनकी बैलेंस शीट, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और हमारे जो एनपीओ है इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फर्क है आपको बताया गया था। वहां पर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों तैयार करते हैं, क्योंकि हमारा उसमें काम होता है सेलिंग और परचेज का, और कितना सेल किया कितना परचेज किया इनके बीच के डिफरेंस से हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि हमारा काम ही है सेल करना और बेचना। तो उससे जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है हमारा सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट जो खर्चे हुए हैं या फिर जो हमारे इनकम हुए हैं उस रिलेटेड में, उसकी डिफरेंस को हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहते हैं। फिर वही ट्रांसफर होता है नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्टार्टिंग में, ओपनिंग बैलेंस में, और फिर
लास्ट में जो प्रॉफिट एंड लॉस का निकलता है वो है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, फिर उसके बाद बैलेंस शीट। उनके बैलेंस शीट में क्या रहता है डिफरेंस? उनके बैलेंस शीट में होता है सिर्फ कैपिटल। ठीक है, कोई ड्राइंग हुआ है तो ड्राइंग, कोई उसमें हाँ ड्राइंग हुआ है तो ड्राइंग, या फिर एडिशनल कैपिटल ऐड किया है कंपनी वो ऑनर ने तो उसको ऐड करते हैं, ड्राइंग को माइनस कर देते हैं। फिर वहां पर आ जाता है तुम्हारा अदर लायबिलिटीज के रूप में। अदर लायबिलिटीज क्या होते हैं? जैसे क्रेडिटर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो गया, ठीक है, रिसीव इन एडवांस हो गया, ये सभी चीजें क्या है? लायबिलिटी है। इसमें भी वही चीज है, उसमें भी जो हमारा प्रॉफिट अर्निंग मोटिव का जो बिजनेस बैलेंस शीट तैयार होता है, इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि इसमें जो है एनपीओ में आ जाता है कैपिटल फंड, ठीक है, जो स्पेशल फंड होता है वो, और सब्सक्रिप्शंस। ये कुछ चीजें हैं जो दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एनपीओ का न्यूमेरिकल क्लास आज है, तो सिर्फ हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड जब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में लिखा होता है कि इस साल हमने किसी गुड्स के लिए कितना पेमेंट किया है। जैसे मान लीजिए स्टेशनरी है आपका, ठीक है, तो टोटल अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, टोटल अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है स्टेशनरी। टोटल अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग ईयर, ड्यूरिंग ईयर मतलब इस साल हमने कितना पेमेंट किया है स्टेशनरी को खरीदने के लिए, वो है। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं वो देखिए। क्या ऐड करते हैं वो देखिए, यहां पे ऐड करते हैं हम आउटस्टैंडिंग एट एंड, मतलब आउटस्टैंडिंग जो हमारा एंड का है उसको ऐड करते हैं। फिर इसके बाद आता है स्टॉक एट द स्टॉक एट बिगिनिंग, ठीक है, और अगर आपने कोई एडवांस पेमेंट किया है तो एडवांस पे एट बिगिनिंग। इन तीनों को ऐड करने के बाद इनके टोटल्स यहां लिखते हैं। फिर इसके बाद जो इसमें ऐड करने के बाद बैलेंस आता है उसको हम यहां, ठीक है, फिर इसके बाद आप इसमें लेस करते हैं। क्या लेस करते हैं? स्टॉक एट एंड, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब हो गया क्रेडिटर्स, ठीक है, और एडवांस अगर आपने पे किया है तो एडवांस पे एट एंड, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, यहां से लेस करते हैं। जो बैलेंस अमाउंट होता है वो हमें बताता है, क्या बताता है? स्टॉक कंज्यूम्ड ड्यूरिंग
ईयर। ठीक है, इस साल हमने कितना स्टॉक कंज्यूम किया है उसको ये दिखाता है। और ये जो अमाउंट होता है इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्योंकि यह एक तरह का एक्सपेंस है। इसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है वो चला जाता है क्लोजिंग स्टॉक में, मतलब बैलेंस शीट के स्टॉक जो हम लिखते हैं बैलेंस शीट में उसमें चला जाता है। मतलब स्टेशनरी लिखते हैं ना, बैलेंस शीट में स्टेशनरी एक एसेट का नाम डाल देते हैं उसमें, तो स्टेशनरी के रूप में, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के रूप में उसमें हम दिखाते हैं। ठीक है, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्स के फॉर्म में कि किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना कंज्यूम किया है। ठीक है, इसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन होता है, आपको पता है क्या है? सब्सक्रिप्शन जो होता है वह किसी भी फर्म के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। तो सब्सक्रिप्शन अगर हम बना रहे हैं, एनपीओ है हम, ठीक है, और हम अकाउंट से कर रहे हैं, तो हमें जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है वो सब्सक्रिप्शन कहलाता है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। और इसे कहते हैं कि किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाए। तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, देखो, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग ईयर। ठीक है, इस साल हमने कितना सब्सक्रिप्शन टोटल रिसीव किया है वो है। इस अमाउंट को हम यहां लिख दें। ठीक है, अब इसमें हम ऐड क्या करेंगे वो देखिए। इसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है, फिर इसके बाद प्रीपेड मतलब रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसे समझ लीजिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, ये दोनों ही ऐड होंगे और यहां ट्रांसफर हो जाएगा मेजर कॉलम में। और इन दोनों को ऐड करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसको हम यहां दिखाएंगे। फिर हम यहां लिखेंगे लेस। क्या लेस करेंगे हम यहां? आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है, और फिर यहां पर हम करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। यहां पर एट बिगिनिंग था और यहां एट एंड। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। ठीक है, इसको हम लेस करेंगे। इन दोनों अमाउंट को यहां पर ऐड करने के बाद यहां पर हम ये जो हम ब्रैकेट बनाते हैं ना, यहां ब्रैकेट ये शो करता है कि क्या शो करता है? ये शो करता है आपका कि हम इसमें से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो अमाउंट आता है ये बताता है सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। मतलब इस साल का जो हमारा सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो ये है। और इसी तरीके से हम दिखाते हैं, इस अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं कहां? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड। क्यों? क्योंकि यह जो होता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। और आपको पता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट जो है हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड इनकम कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट। और सब्सक्रिप्शन अमाउंट अगर
हमारे पास एडवांस में आ जाता है, ठीक है, तो वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड चला जाएगा। और अगर हमने पे कर दिया है एडवांस में, तो वो कहां चला जाएगा, आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड चला जाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज आप रिसीव कर रहे हैं एडवांस में तो वो लायबिलिटी है, और पे कर रहे हैं तो वो एसेट है, ठीक है। अब आते हैं फंड बेस पे, कि फंड वाला क्वेश्चन कैसे हम देखेंगे। देखिए, कोई भी आप काम करवाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, तो वो अपने ही बिजनेस के जो आपका एक स्पेसिफाइड थिंग है, स्पेसिफाइड वर्क है, उसके हिसाब से करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका स्पोर्ट्स एकेडमी का है, ठीक है। अब आप स्पोर्ट्स करवाना चाह रहे हैं, और आपको हमेशा जो है उसमें एक अमाउंट फिक्स करना होता है टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या होता है, आप टूर्नामेंट करवाते रहते हैं। तो हमेशा जो है कोई ना कोई फंड जो है, स्पेशल फंड जो होता है, वो किसी न किसी एनपीओ में होता ही होता है, ठीक है। और उस स्पेशल फंड को हम किस तरीके से एडजस्टमेंट करें, ये चीजें हम यहां देखेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए आप, फंड जैसे मान लीजिए मैंने नाम दिया है टूर्नामेंट फंड, ठीक है। टूर्नामेंट फंड, ये नाम दे दिया। जो मैं तैयार करने जा रहा हूं वो क्या है, टूर्नामेंट फंड है। अब इसको कैसे हम एडजस्ट करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे ओपनिंग बैलेंस। क्या देखेंगे, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे डोनेशन, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ठीक है। इसके बाद कोई भी इसमें इनकम होता है टूर्नामेंट के नाम से, जैसे इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट फंड, इंटरेस्ट फ्रॉम टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट फंड। देखिए क्या होता है कि हर साल हमारे पास एक ओपनिंग कैपिटल होता है, ठीक है। अब आप उस ओपनिंग कैपिटल को, जो एक टूर्नामेंट फंड है उसका जो ओपनिंग कैपिटल होता है, क्या करते हैं कि उसको आप इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं पर, ताकि आप उसको एक्स्ट्रा अदर खर्चा में शामिल ना कर सकें। तो आप इन्वेस्ट कर देते हैं, तो अब इन्वेस्ट आप जहां भी करते हैं वो आपको इंटरेस्ट देता है। तो अगर वो इंटरेस्ट दे रहा है तो वो क्या है, हमारा इनकम है। और वो इनकम किस चीज का है, वो हमारा टूर्नामेंट फंड के नाम का जो बैलेंस है उसको बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं। अब आप कहोगे डोनेशन, तो डोनेशन आपको बताया गया था कि दो तरह का होता है, कि स्पेशलाइज्ड डोनेशन होता है और एक जनरल डोनेशन होता है। जो जनरल डोनेशन होता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, और उसको हम डालते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पर। जो स्पेशलाइज्ड होता है, जिसका किसी न किसी फंड से रिलेशन होता है, जैसे कि बिल्डिंग फंड हो गया, है ना, हाउसिंग फंड हो गया, तो यहाँ पर नाम दिया जा रहा है हाउसिंग फंड, बिल्डिंग फंड, टूर्नामेंट फंड, मेडिकल फंड, कुछ भी है। तो उस अमाउंट में अगर उस चीज, स्पेशल चीज के लिए अगर कोई डोनेशन दे रहा है, तो उसको हम यहाँ लिखते हैं डोनेशन फॉर टूर्नामेंट हो गया, या फिर डोनेशन फॉर बिल्डिंग हो गया, या हाउसिंग, कुछ भी है, तो स्पेशलाइज्ड फंड में डोनेट कर रहा है वो, ठीक है। तो वो भी एक इनकम है इस कंपनी के लिए, इस एनपीओ के लिए, उस फंड को लेकर, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा।
अब आगे इसमें सब कुछ ऐड हो रहा है तो लेस क्या होगा, लेस होगा क्या लेस होगा, बता भी दो। लेस होगा कि हम इसका कितना एक्सपेंस कर रहे हैं, ठीक है, और जो अमाउंट होगा वो इसी में रह जाएगा। तो एक्सपेंस जो है हमारा वो यहां से लेस हो जाएगा, समझ गए, क्योंकि यह एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब एक्सपेंस हो गया तो वो तो खत्म हो गया, अब उसका कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंस हो गया ये किस पे एक्सपेंस हुआ है, जो हम काम करवा रहे हैं, जैसे टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो उसमें खर्चा होता है ना, टेबल का, कुर्सी का, अरेंजमेंट का, स्पीकर का, माइक का, जो लोग कमेंट्री करेंगे उसका, जो प्लेयर्स खेलेंगे उसको पानी पिलाना, शरबत पिलाना, खाना पिलाना, हर चीज होता है। तो उन सभी एक्सपेंसेस को हम यहाँ पर माइनस करेंगे और जो बच जाएगा, ठीक है, और जो बच जाएगा रिमेनिंग जो हो जाएगा अमाउंट उसको हम ट्रांसफर कर देंगे लायबिलिटी साइड पे मेजर कॉलम में, मेजर अमाउंट के कॉलम में, समझ गए। अब आता है आपका कि अगर मान लीजिए आपका एक्सपेंस जो है इससे ज्यादा हो गया, मतलब आपके पास जो फंड है अवेलेबल, इनकम जो है उस स्पेशल फंड के नाम पर, ठीक है, उस इनकम से ज्यादा अगर आपने खर्च कर लिया तो क्या होगा, आप का जो बैलेंस अमाउंट होगा, जैसे कि हम मान लो इसमें टोटल मिला के 1,80,000 आता है, ठीक है, 1,80,000 आता है टूर्नामेंट फंड, लेकिन आपने खर्च कर दिए 1,90,000, तो जो बैलेंस अमाउंट है 10,000 का, वो 10,000 जो है सो एक्स्ट्रा खर्च हो गया, वो 10,000 कहां चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड चला जाएगा, समझ गए। अब और क्या है, हाँ एक चीज और था कि ओपनिंग बैलेंस शीट हम कैसे तैयार करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट, ये फॉर्मेट में बता दे रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी और समझने में भी, सर ये कैसे आ गया, इसमें क्यों ऐड किया, इसमें क्यों लेस किया, ये चीजें अगर आप जानना है तो इसको देखिए, ठीक है, अच्छे से देखिए और समझ के देखिए। अब आता है आपका कि ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि ये हम कब करते हैं, जब हमारे पास कैपिटल फंड गिवन ना हो, ओपनिंग कैपिटल फंड गिवन ना हो, तब जाकर हम तैयार करते हैं क्या ओपनिंग बैलेंस शीट, क्या निकालने के लिए, कैपिटल फंड निकालने के लिए। तो यहां पर जो हम अमाउंट लिखते हैं और यहां पर जो अमाउंट लिखते हैं, ठीक है, ये अमाउंट जो होता है लायबिलिटीज का, और ये होता है एसेट। ओपनिंग में जो आपके पास एसेट है, बिल्डिंग हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, स्टॉक्स, कैश, बैंक, इस तरह के अमाउंट आपको इस ओपनिंग बैलेंस शीट में मिलेंगे, ठीक है। आप यहां पर टोटल लिखेंगे, वैसे ही लायबिलिटीज में होगा, लायबिलिटीज में कैपिटल फंड गिवन नहीं है, इसका मतलब कैपिटल फंड निकालना है, तो अदर लायबिलिटीज जो होते हैं, जैसे हो गया आपका टूर्नामेंट फंड के नाम से देख लो, टूर्नामेंट फंड, ठीक है, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या फिर रिसीव्ड इन एडवांस, ये सभी क्या है, हमारे लायबिलिटीज है, ठीक है। इन सबको जब हम टोटल करेंगे तो ये अमाउंट एसेट साइड का अमाउंट जो है लायबिलिटीज अमाउंट से हमेशा ज्यादा रहेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और लायबिलिटीज का टोटल से हम माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास बैलेंस आएगा वो बैलेंस हमें बताएगा क्या, कैपिटल एट द बिगिनिंग,
ठीक है, क्या बताएगा, कैपिटल एट द बिगिनिंग। समझ गए, ये था ओपनिंग बैलेंस शीट। और उदाहरण है क्या इसमें? चलिए, तो अब अगला जो अब वीडियो आएगा आपका, वो वीडियो होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करें, कैसे हम इस फॉर्मेट में हम सॉल्व करके पता करें कि हमने पूरे साल कितना गुड्स कंज्यूम किया, कैसे हम इस फॉर्मेट में डालकर पता करें कि हमने सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया है इस साल का, कैसे हम फंड बेस फॉर्म करें। ठीक है, ये हो गया। चलिए, एक चीज और कि अगर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि हाउसिंग है, बिल्डिंग फंड है, तो बिल्डिंग क्या है हमारे पास, बिल्डिंग जो होता है वो हमारा क्या होता है, एसेट होता है। लेकिन उसको तैयार करने के लिए जो हमने फंड लिया है, जो हमने फंड लिया है, वो फंड क्या होता है, लायबिलिटीज। जिस भी नाम के पीछे फंड लग गया, समझ जाना वो क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए बिल्डिंग फंड है, क्या है, बिल्डिंग फंड आपने रिसीव किया और इस पर इनकम भी आपने रिसीव किया, एड इनकम भी आपने रिसीव किया किसी भी तरीके से। अब लेस क्या करेंगे हम, एक्सपेंसेस। आपको एक बात पता है कि बिल्डिंग फंड में और एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं। एक तो आपने जो एक्सपेंस किया है वो किसके लिए, बिल्डिंग को तैयार करने के लिए किया होगा, ठीक है, और एक एक्सपेंस होता है नॉर्मल एक्सपेंस। तो जो आपने एक्सपेंस बिल्डिंग को तैयार करने में किया, सीमेंट खरीदा, बालू खरीदा, उसमें वर्कर्स को दिया, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सारे एक्सपेंस जो है सो इसमें माइनस होंगे। और यही एक्सपेंस जो है आपका कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड चला जाएगा, बिल्डिंग के अमाउंट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपने बिल्डिंग ऐड कर दिया है इसमें एक्सपेंस करके, और वही अमाउंट कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल फंड में। ठीक है, तो ये इस तरह का जो वो है, क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट, उसको आप ध्यान में रखकर ही इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत होता है, हम बैठे हैं, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सजेशंस हैं, वो प्लीज अपना दीजिए ताकि हम आगे इंप्रूव कर सकें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको सिर्फ न्यूमेरिकल। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like, comments and share. Thanks for your support and love.